दोस्तों, वेस्ट एशिया में जिस तरीके का डिस्टरबेंस बढ़ता दिख रहा है ना, तो उसके चलते हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो एक तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस बने हुए हैं, तो उनको हमें टैकल करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जो बजट से भी ज़्यादा होगा, है ना? क्योंकि बजट का एस्टिमेशन तो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लगाते हैं, लेकिन एडिशनल जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ें महंगी होती हैं, अब इंटरनेशनल मार्केट में जब सप्लाई रुक जाती है, तो सीधी बात है वहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो वही जो ज़रूरतें हमारी पहले नॉर्मल पैसों पे हो रही थी, वो अब थोड़ी एक्स्ट्रा पैसों पे करनी पड़ेगी। तो इसके चलते अभी गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा भी नहीं तो 2 लाख करोड़ के लगभग पैसे को और अप्रूवल दिलाया गया है पार्लियामेंट में। इसका मतलब सिंपल है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ना, उससे जो पैसा निकलवाना होता है उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल पहले चाहिए। तो 2 लाख रुपए का अप्रूवल लिया है, और उसमें जो ग्लोबल हेडविंड्स आ रही हैं, अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, उसके लिए 57,381 करोड़ रुपीस का अलोकेशन दिया गया है। और इसको बोला जाएगा, याद रख लेना आप, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, क्योंकि पूछा जा सकता है ये क्या है, किस वजह से न्यूज में रहा, आप यही ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि जिस तरीके की कंडीशन आज के समय हमें आज दिखाई पड़ रही है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 का जो समय था वो बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन उसके बाद से अभी तक देखें तो इकोनॉमी के हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड स्टैब्लिश करने की बात हुई है, या फिर जो पैसा अलोकेट किया है 57,000 करोड़ का, इससे संबंध में अगर देखिए तो क्या प्रोसेस रहता है। देखो, बजट एस्टिमेशन से ज्यादा अगर आपके पास में खर्चा होता है, ठीक है ना, बजट एस्टिमेशन से भी ज्यादा अगर खर्चा जा रहा है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सप्लीमेंट्री डिमांड्स रखी जाती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड रखी जाती है कि हमें कुछ एडिशनल पैसे की जरूरत पड़ेगी। और ये काम करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 115 जो है वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, फिर पार्लियामेंट उसमें वोटिंग करती है, और वोट का मतलब एक तरीके से अप्रूवल। और मेजरली आपको ध्यान है, मनी से रिलेटेड मामला है तो लोकसभा ही इसमें मेजर रोल प्ले करती है, और लोकसभा में गवर्नमेंट जो है उसके पास में मेजोरिटी होती है ही, इसीलिए मोर और लेस ये बातें मान ली जाती है। तो ये एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ध्यान रख लेना। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड किस लिए? ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पर्टिकुलरली वेस्ट एशियन डिस्टर्बेंस को देखते हुए। फिर एक अपडेट आया है कि इंडिया के फ्लैग का एक शिप, ठीक है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को क्रॉस कर चुका है। ये एक अपने आप में बड़ी ही एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज है अगर हम कहें इन दिनों के हिसाब से। नाम है शिवालिक, ठीक है, उस शिप का, जो कि एलपीजी ले जा रहा था। इंडियन कंपनी का ही वो शिप है वैसे तो, लेकिन वो ले जा रहा था कहां पे? यूएसए में। ओरिजिनली वो डेस्टिनेशन उसका था यूएस, लेकिन अभी देखा जाए तो वो मोर और लेस इंडिया में पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें 55,000 टन के लगभग का पूरा एक कंसाइनमेंट है एलपीजी का, जो कि हमारे देश की एक दिन की नीड को पूरा कर पाएगा। आप सोचो कितना ज्यादा कंजम्पशन है हमारे यहाँ पे। तो ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी की जब बात आए तो हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना जरूरी हो जाता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एक आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेजर, आप कह सकते हैं, हेडलाइंस। अब देखो, आप लोगों के लिए जो ऑफर है विश्वास दिवस का वो अभी भी चल रहा है, जिसमें PWOnlyIS की तरफ से आप लोगों के लिए प्रारंभ बैच पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, आरंभ बैच पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी होती है ना, और भी कोर्सेज जितने भी हमारे चल रहे हैं उन सब पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 7948221232। इस पर कॉल कर लो और जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना वो पूछ लो। इससे क्या होगा, टाइमली मैनर में अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करा लोगे तो अपनी तैयारी में एक अच्छा पुश मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल्स की तरफ। पहला आर्टिकल है व्हाइट फॉस्फोरस। देखो, अभी क्या होता है कि इजराइल, जिस तरीके से हमने कल भी डिस्कस किया था कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान पर अटैक कर रखा है, और लेबनान में एक जगह है जिसका नाम है योहमोर, याद रख लेना इसके बारे में, योहमोर। तो वहां पर क्या है कि ह्यूमन राइट वॉच जो है उसकी तरफ से यह बात कही गई कि इजराइल ने वहां पर व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन के साथ में जैसे ही रिएक्शन में आएगा ना, तो ये बर्न करने लग जाता है, लाइट प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? ये देखो, एक तरीके की वैक्सी केमिकल सब्सटेंस है जिसका कलर येलो, पेल येलो, मतलब हल्का सा येलो से लेकर के और आपको व्हाइट अपीयरेंस दिख जाएगी। और साथ में जब कभी भी ये रिलीज होता है
तो जैसे लहसुन की, हमारी लहसुन की जो स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल आती है, गार्लिक जैसी स्मेल, क्योंकि गार्लिक में मोर और लेस फॉस्फोरस कंटेंट रहता है। इसके अलावा जब ये ऑक्सीजन के साथ में व्हाइट फॉस्फोरस कांटेक्ट में आता है ना, तो उसका नतीजा ये होता है कि ये एक तरीके से इल्यूमिनेशन क्रिएट करेगा, आग लग जाती है, जल जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होने के बाद में इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन के लिए कितना आपको एम्बिएंट टेम्परेचर जरूरत है? ओनली 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मोर और लेस अभी के टाइम पे डेवलप हो चुका है। तो ये एक चीज है जिसका अभी यूज हुआ, जिसके चलते ही बताया जा रहा है। अब इसका यूज कहां होता है? देखो, वैसे देखा जाए तो इसको अभी तक बैन नहीं किया गया है, क्योंकि इसको मिलिट्री पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे कि आप देखो, किसी लोकेशन को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो वहां पर ये जो व्हाइट फॉस्फोरस वाले बॉम्ब्स होते हैं, आर्टिलरी होती है ना, इसको ब्लास्ट करवा दिया जाता है, जिससे कि वहां पर इल्यूमिनेशन या व्हाइट स्मोक जैसी कंडीशन क्रिएट कर दे, है ना। और उससे फिर बाद में टारगेट को हिट किया जा सकता है दूसरे अटैक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इसका लॉन्चिंग हो सकता है बॉम्ब्स के थ्रू, है ना। इसके अलावा इसको टारगेट पर सीधा ग्राउंड पे भी हिट किया जा सकता है, और जो टारगेट है उसकी जस्ट ऊपर एयर में भी ब्लास्ट किया जा सकता है, अगेन पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करने के हिसाब से। इसमें स्मोक स्क्रीनिंग का काम हो गया, टारगेट को मार्क करना, सिग्नलिंग देना, ये सारा काम हो ही जाता है। फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से टारगेट को हिट कर सकते हैं। एक बॉम्ब या एक बार व्हाइट फॉस्फोरस का अटैक किया जाता है तो उसमें 116 आपके सेगमेंट्स निकलते हैं, और वो फिर ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट होते ही बर्न करने लग जाते हैं। और आप देखोगे कि ज्यादा भी नहीं तो 125 से 250 रेडियस का एक आप सर्कल बना लो, इतना बड़ा, मतलब यूं मानो कि ज्यादा भी नहीं तो आपके 5 से 6 फुटबॉल के बड़े बड़े ग्राउंड्स आ जाए ना, इतने बड़े एरिया को वो कवर कर देता है। और जैसे ही किसी इंडिविजुअल के साथ में कांटेक्ट में आए, क्योंकि एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजार्ड्स की बात करें तो सीधी बात है, बर्निंग सब्सटेंस है, तो स्किन कांटेक्ट में आता है, स्किन के ऊपर बर्निंग होने लग जाएगी। कई बार तो ऑर्गन्स भी फेलियर हो जाते हैं, अगर लगातार इंटरेक्शन होता रहे तो लिवर और हार्ट तक भी फेल हो जाते हैं। आंखों का, लंग्स में इरिटेशन होना ये तो नॉर्मल है ही, मसल टिश्यूज को भी ये डैमेज कर देता है। साथ ही साथ अगर देखें तो अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो आपको ऑक्सीजन से कांटेक्ट है उसको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर गलती से दोबारा से ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आ गया तो ये रीबर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात रहती है। इससे रिलेटेड प्रोहिबिशन इसका हो नहीं रखा है, ध्यान रखें। इंटरनेशनली अगर देखें तो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के हिसाब से इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मानो यहां पर व्हाइट फॉस्फोरस अगर यूज किया गया है तो ये सिविलियन को भी अटैक करता है। सिविलियन को ये थोड़े ना अब देखेगा कि कौन टारगेटेड इंडिविजुअल है, उसी को बर्न थोड़े करेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्मॉक जनरेशन, टारगेट मार्किंग ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। फिर बात आती है सावित्रीबाई फूले जी की। देखो, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है सावित्रीबाई फूले जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, तो थोड़ा उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये हमारे देश की फर्स्ट फीमेल, आप कह सकते हो टीचर है, फर्स्ट फीमेल टीचर रही हुई है जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में भी काम किया और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी ठीक करने का काम किया। इनका जन्म हुआ था 1831 में नया गांव जो महाराष्ट्र में है, माली कम्युनिटी में। इनकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ज्योतिराव फूले जी के साथ में, और फिर ज्योतिराव फूले जी ने ही इनको अपने घर पे पढ़ा करके एक टीचर के तौर पे डेवलप किया, जो कि मोर और लेस एक सोशल रिफॉर्मिस्ट का भी काम बाद में कर पाई। तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर की बात आए तो आप बता देंगे सावित्रीबाई फूले जी। और ये गर्ल्स स्कूल, जो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल बनी थी, उसकी हेड में स्ट्रेस भी बनती है, मतलब प्रधान अध्यापक भी बन जाती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा 1848 में ये स्कूल खोला गया था पुणे में, याद रख लेना हमें। एजुकेशन की बात करें, इन्होंने महिलाओं के लिए, विमेन्स के लिए, विमेन, दलित्स और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इसके अलावा विमेन के अधिकारों की बात करें तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में इनका प्रमोशन रहा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकना, जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में जाना, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ मूवमेंट्स चलाए गए, जैसे कि एक तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। इसमें क्या था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको शेल्टर देना, है ना, कि उनके साथ में कोई अत्याचार ना हो, या सोशली जिनके साथ प्रॉब्लम होती थी उनको शेल्टर देना। इसके अलावा सत्यशोधक मैरिज, ऐसी शादियां जिनमें डावरी ना ली जाए, ऐसी शादियां जिनमें ब्राह्मण प्रीस्ट या ब्राह्मणिकल जो प्रोसेस होता है उसको बंद किया जाए। ये सिस्टम इन्होंने शुरू किया था 1873 में। इसके अलावा इनके द्वारा वाटर राइट्स, आपको ध्यान है कि अनटचेबिलिटी इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एक सोशल
प्रोसेस रहा है, तो उसको रोकना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था। तो अनटचेबल्स को जनरली जब कुओं में पानी नहीं लेने दिया जाता था, तो सावित्रीबाई फुले जी ने अपने पति ज्योतिराव फुले जी के साथ मिलकर के अपने ही घर में कुआं जो था उसको एक्सेस करना अलाउ किया। इसके अलावा लिटरेरी वर्क याद रख लेना है, काव्य फुले, भवन काशी और इसके अलावा सुबोध रत्नाकर, ये इनकी मेन क्रिएशंस है। और फिर इनकी डिमाइस की बात करें तो जब प्लेग की बहुत बड़ी महामारी फैली थी महाराष्ट्र में, तो उस टाइम पे प्लेग के जो पीड़ित थे उनको बहुत ज़्यादा सर्व किया और इनको भी प्लेग हो गया था। फिर 10 मार्च 1897 को इनका एक तरीके से डिमाइस हो गया। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। देखो कल हमने इस बारे में हेडलाइन देख ली थी। हुआ क्या है कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है ना, जीसीसी, उनकी तरफ से यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसको 130 कंट्रीज ने सपोर्ट किया, जिसमें इंडिया भी था। क्या कहा कि देखो जिस तरीके से ईरान बिना सोचे समझे गल्फ कंट्रीज, चाहे फिर वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, इन सब पे बोला अटैक करता चला जा रहा है, इसमें जबकि लड़ाई है इजराइल और यूएसए के साथ में, तो इसको इमीडिएटली रोकने की बात की गई है ईरान के लिए। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि क्या है पूरा मामला। देखो अभी के टाइम पे अगर देखें तो पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लगी हुई है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, ये बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में 15 मेंबर्स की जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें से 2 मेंबर्स ने तो देखो वोटिंग में एब्सटेन कर दिया। 2 कौन आप समझ सकते हैं, रशिया और चाइना, जो कि इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। वहीं पर 13 मेंबर्स बाकी हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को कंडेम किया, इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया कि भाई कैसे भी करके ईरान को इस जगह पे काम रोक लेना चाहिए। अच्छा, इस अटैक को बोला गया एग्रेजियस। एग्रेजियस का मतलब बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंगली बैड एंड शॉकिंग अटैक एक तरीके से। तो इसको रोकने की जरूरत है। इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया है? नंबर 1, हमारा गल्फ कंट्रीज में डायस्पोरा है भाई, वहां से हमारे 1 करोड़ लोगों को कैसे हम सेफली इवैक्यूएट कर पाएंगे, तो ये अपने आप में ईरान की तरफ एक इशारा था। दूसरी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हम क्रूड ऑयल के लिए डिपेंड करते हैं, 50% क्रूड ऑयल के लिए डिपेंड करते हैं भाई वेस्ट एशिया पे, 90% एलपीजी के लिए डिपेंड करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये 1981 में एक तरीके से चार्टर साइन हुआ था, उसके आधार पर स्थापित किया गया। इसका मेन काम क्या है? अपने इस रीजन में, गल्फ रीजन में, पर्शियन गल्फ के आसपास के रीजन में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरगवर्नमेंटल यूनियन को स्थापित करना, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को साथ मिलकर के एज अ यूनिट अपनी तरफ से पुट कर सके। ठीक है, मेंबर स्टेट्स 6 मोनार्की जो है वो मेजरली इसमें पार्टिसिपेट करती है गल्फ रीजन में। मोनार्की में आप सबसे आगे तो आप सऊदी अरब को कर दो, ठीक है। फिर उसके अलावा बहरीन हो गया, कुवैत आ गया, ओमान, ठीक है, यूएई हो गया, ठीक है, कतर हो गया, ये आपके मेजरली इसमें पार्टिसिपेंट है। हेडक्वार्टर ध्यान रख लेना है, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में है। और मेजर इसका काम क्या है? जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, उस अरेबियन पेनिनसुला को पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और इसीलिए यहां पर पेनिनसुला शील्ड फोर्स भी इनके द्वारा स्थापित की हुई है। ऑब्जेक्टिव देखो, साथ में मिलकर के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना, यूनिटी सेगमेंट में यूनिटी वाइज काम करते हुए अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अगला है नेक्स्ट समिट। देखो एनएक्सटी समिट है ना, ये मोरलेस हमारी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो इंगेजमेंट है, या फिर कहें कि हमारी जो लोकल पॉलिसी मेकिंग है, जिसमें हम इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह देखा जाता है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या ओपिनियन है इंडिया की ग्रोथ को लेकर के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित भारत का ये जो एजेंडा है हमारा 2047 तक, उसको लेकर के एनएक्सटी समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस दिया। और साथ ही साथ दांडी मार्च को भी यहां पर इंटीग्रेट किया कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में इंडिया ने जो एक अंग्रेजों की क्लचेस में हम बंधे हुए थे, उनसे हमने कैसे निकाला खुद को, राइट। तो वो पॉइंट आ गया, क्योंकि अभी 10 मार्च को ही तो आपको ध्यान है एनिवर्सरी गई है दांडी मार्च की। अब देखो इसमें क्या है पूरा, नेक्स्ट समिट है, ये पॉलिसी और लीडरशिप फोरम है, जहां पर लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लीडर से आते हैं। ऑर्गेनाइज कराया जाता है इसको आईटीवी नेटवर्क के द्वारा, जिसमें प्रॉपर डेलिब्रेशन डिस्कशंस होते हैं। हाइलाइट्स की बात करें तो विकसित भारत का एजेंडा जो हमारा, उसको अचीव करने का काम है, कैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल रिफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। इंडिया की ग्रोथ इंजन की बात करें तो हम किन चीजों पर ध्यान दें जिसके चलते इंडिया एक लीडर की तरह आगे आए, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी और लीडर भी बने। साथ ही साथ डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप,
आज के टाइम पे हम यूपीआई की बात कर लो या फिर डिजिटल सेगमेंट में जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, उसको हम एक कहते ना कि रोल मॉडल के तौर पे डेवलप कर पा रहे हैं, तो उससे हम बाकी और चीजों पे अप्लाई करें। एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस, वेस्ट एशिया में जिस तरीके की डिस्टर्बेंस चल रही है वो हमसे छुपी हुई नहीं है, तो ऐसे में क्यों ना हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, है ना। एथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 वाला सेगमेंट तो ऑलरेडी चल रहा है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना, है ना, जिससे कि हम एक्सटर्नल जो भी थ्रस्ट आए या जो भी चैलेंजेस आए उनको हम टैकल कर सकें, राइट। इसके अलावा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना है। दांडी मार्च की बात करें तो ये देखो, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था, केवल 78 इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर। टारगेट ये था कि जिस तरीके से सॉल्ट हमारे लिए थाली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने लगाम लगा रखी थी, उस पर भी टैक्सेशन पे टैक्सेशन लगा रखे थे, तो बोला इसी को सबसे पहले टारगेट करते हैं और ब्रिटिश रूल जो है उसको चैलेंज करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमारा अधिकार है हमारे खुद के रिसोर्सेज पे। तो सॉल्ट मार्च है, ये 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी इसकी, गांधी जी की लीडरशिप में, और ब्रिटिशर्स की मोनोपोली को टारगेट करना था, केवल नमक के दायरे में नहीं, ओवरऑल कॉलोनियल पूरे रूल को ही। इसमें देखो सिविल डिसोबीडियंस का बड़ा एग्जाम्पल रहा। दैट मीन्स कि जो भी कानून है उन कानूनों को हम नहीं मानेंगे और साइलेंटली हम हमारा काम करते रहेंगे। 60,000 के लगभग लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें गांधी जी खुद भी थे, और जिसका नतीजा क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के लिए रेडी होना पड़ा कि भाई ये लीडरशिप जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, अगर हमें सर्वाइव करना है तो बातचीत करनी होगी। तो गांधी इरविन पैक्ट भी फाइनलाइज हुआ। फिर आते हैं ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। ये देखो 2025 में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, उनकी तरफ से लॉन्च हुई है, जिसका मेन काम क्या है कि इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम इंटरनेशनली प्रोमोट करें, हम इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में इंटीग्रेट करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, हमारी सॉफ्ट पावर है वो और ज्यादा काम कर पाएगी। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम कल्चरल डिप्लोमेसी का एक इनिशिएटिव है, जिससे कि आप कल्चर का बेस लेकर के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काम करते हैं। इस स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो काम करती है, बाकी इंडियन मिशंस अब्रॉड, मतलब विदेशों में काम करने वाले जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज को प्रोमोट करने वाली एंटिटीज है ना, उनके साथ में भी इंटीग्रेट करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर काम किया करती है। लॉन्चिंग हुई इसकी 2025 में। हम फॉरेन रिलेशन या फॉरेन नेशंस के अंदर हमारी कल्चरल टाइज को प्रमोट करना चाहते हैं स्कीम के थ्रू। की कंपोनेंट देखो, हमारे जो फेस्टिवल्स बनते हैं ना, जैसे हम ट्रेडिशनली मनाते आते हैं, हमारा खुद का म्यूजिक, हमारा डांस, फोक ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करना। इससे क्या होगा कि दूसरे देशों तक हमारी बातें पहुंचेगी, तो घूमना फिरना, इंडिया के बारे में जानना पसंद करेंगे। इसके अलावा इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चर सोसाइटीज जो हैं, जहां पर हम विदेशी कल्चर के बारे में हम जानते हैं और हमारी कल्चर के बारे में विदेशी लोगों को बताते हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट का भी मैकेनिज्म रहता है यहां पर ग्रांट इन एड के तौर पे। कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, मतलब सिंपल है कि इस स्कीम के तहत इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट भी दिया जाता है। इससे अगेन वही बात, कल्चरल एक्सचेंज हो ही जाएगा। फायदा, कल्चरल डिप्लोमेसी में हम आगे बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा मिलेगा। फिर आता है आपका सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल, ठीक हो, CST। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, आप यहां पे देखो कि बीच में तो आपने पूरा सेटअप डाल दिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है। दैट मीन्स हमें स्टीम का बनाने का काम तैयार करना है, और फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे और उस टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें आउटपुट के तौर पे दिख जाएगी। लेकिन अब जनरली हम जब थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कोयले को बर्न करते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं, और उस बर्निंग के बेसिस पर एनर्जी जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम स्टीम बनाते हैं पानी को इवेपोरेट करके। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो मिरर्स हैं बहुत बड़ी संख्या में, ये मिरर्स को इस तरीके से एक पैराबोलिकल कंडीशन में एक तरीके से आप कह सकते हो सेटअप किया जाता है कि इन पर रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट है ना, सनलाइट, वो सीधी इस पर्टिकुलर एरिया में, वो जो चैम्बर जिसमें आपका पानी रखा हुआ है उसको हीट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी वहां पे इकट्ठी की जाती है, और फिर वो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा और फिर उससे टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। अभी ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने अभी बात की हमें एनर्जी इंडिपेंडेंसी, हमें एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है, तो ऐसे में ये एक ऑप्शन वापस से नजर में आ रहा है।
हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं, हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी उसको हम खत्म करना चाहते हैं, जिससे हमारे टेक्सटाइल, सेरेमिक और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉपरली काम कर सकें। इसमें कंब्यूशन की बजाय हम हीट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉसिल फ्यूल को जला दिया, नहीं, हमने सोलर एनर्जी को यूज़ करने की बात की। और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से देखें तो ये जो CST का पोटेंशियल है हमारे देश में, दैट इज अराउंड 6.4 गीगावाट। तो कम से कम इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो हम वैसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एनर्जी की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी जब हम अपने इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल प्लांट्स लगा करके काम करेंगे, पैसा भी कम लगेगा। इसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अभी के टाइम पे देखें तो वर्ल्ड फेमस दो इंपॉर्टेंट CST प्लांट्स है। एक तो मेरा सोलर थर्मल प्लांट आपका कहां पे, ओमान में। एक सोलाटोम है स्पेन में। कैसे काम करता है ये मैं आपको बता चुका हूं। यूज कहां आ सकता है, कपड़ों की इंडस्ट्री में तो ब्लीचिंग, स्कोरिंग और डाइंग के काम में। सेरेमिक्स में हाई टेम्परेचर पे हीट करके, और आपको कोई मान लो कप ग्लास ग्रोसरी कुछ बनानी है, आई मीन कप ग्लास और ये जो आपकी होती है जो बर्तन होते हैं हमारे चीनी मिट्टी के, वो बनाने, टाइल्स बनानी है, वो हो गया। इसके अलावा फूड केमिकल्स, ड्राइंग, स्टरलाइजेशन, हीट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, इनमें आप इजीली इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली कार्बन जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो भी अचीव होंगे, एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी। तो ये एक अपने आप में एक फोकस पॉइंट बन रहा है। अब हम जो हमने डिस्कस किया वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाइट फॉस्फोरस। क्या ये ट्रांसपेरेंट गैस है जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज होती है? ऐसा क्या हमने पढ़ा? नहीं ना, तो फॉल्स है ये, ठीक है जी। दूसरा पूछा आपसे, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन 1848 पुणे बाई एनी बेसेंट। ये तो हमने क्या देखा था भाई, सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, क्या अबू धाबी में था? नहीं, ये तो रियाद में था। इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया आपका। फिर आ जाता दांडी मार्च की बात करें तो ये सॉल्ट मार्च है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट तो यहां पे गलत हो गए और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। फिर आ जाते हैं आपके PYQ। ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो इनमें से किन में आपको प्लास्टिक कंटेंट दिखेगा, काउंटिंग करके बताना है, और एक राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में ये सवाल है, इसका जवाब आपको देना है। फिर कल वाले जो क्वेश्चंस थे उनकी बात करें तो डांसिंग गर्ल की बात करें जो मोहनजोदारो से मिली थी, वो देखो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। ये आपने ज्यादातर ने सही जवाब दे दिया था। और वहीं पर चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, वो शुरुआत तो अहिंसात्मक तरीके से हुई थी, लेकिन वायलेंट मैनर में वो कन्वर्ट हो गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के चलते, जिसमें एक पुलिस स्टेशन के पास से भीड़ निकल रही थी प्रोटेस्ट करती हुई, और उस भीड़ ने फिर बाद में क्या कहे कि पुलिस स्टेशन को आग के हत्थे चढ़ा दिया। तो ऐसे में फिर बाद में जो भी लोग वहां थे उनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई। फिर उनको डिफेंड करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो आप कह सकते हो मदन मोहन मालवीय जी एडवोकेट और उनके साथ में कृष्णकांत जी, इन्होंने मिलकर के फिर उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए फाइट की थी। तो आंसर इसका बी था। तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी आपको चाहिए होती है PDF, लिंक दिया हुआ है पिंड कमेंट में, और साथ में इस QR कोड को स्कैन कर लो जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।